जी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। और आप जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है उसमें जो सियासत है उसमें बड़ी हलचल दिन ब दिन जो है वो कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आती है। लेकिन आज की जो खबरें हैं उसमें बड़ी हलचल है और वो ये है कि आपको याद होगा पाकिस्तान में जस्टिस क़य्यूम साहब हुआ करते थे जो कि ऑर्डर लिया करते थे शरीफ फैमिली से कि क्या फ़ैसला करना है मुकदमात के और कितनी सज़ाएँ देनी हैं, ये सब कुछ पास में होता आया है। और फिर आपको ये भी याद होगा कि एक कतरी ख़त भी आया था पनामा लीक्स में और अब एक हल्फ़नामा जो है वो लंदन में दिया गया और वहाँ पहुँचा है। और ये हल्फ़नामा जो है जनाब राना शमीम साहब हैं, साबिक़ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने ये हल्फ़नामा दिया है। और ये हल्फ़नामा दिया है कि जुलाई 2018 में कुछ गुफ्तगू जो है वो साकिब निसार साहब से हुई और उन पर उन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने इनकी तरदीद कर दी है और उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बात और कहना चलूँ कि यहाँ यूके में अगर आप हल्फ़नामा भरवाना चाहें, देना चाहें बयान हल्फ़ी, तो वो बड़ा आसान है। आप किसी लॉ फ़र्म में चले जाएँ, वहाँ जाकर आप मेरा ख़्याल है 50-60 पाउंड के लगभग लगते हैं और अपना पासपोर्ट और एड्रेस की आईडी जो है वो आप दें और जो मर्ज़ी लिखा दें वो वहाँ पर ठप्पा लगा देंगे। तो बहरहाल ये एक हल्फ़नामा जो है ये मंज़र आम पर आया है। इसके अलावा मैं तो समझता हूँ कि ये क्योंकि 17 तारीख़ अब आ रही है ना मरियम नवाज़ साहिबा की, तो इसलिए ये एक और चीज़ जो है सामने आ गई है। एनी हाउ, इसके अलावा हम बात करेंगे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनकी जो हक का वोट है, वो अपोज़िशन जो है क्यों यानी कि ना देने पर तुली हुई है। और यहाँ पर जो भी सियासतदान पार्टियों के आते हैं और यहाँ के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो उनकी बड़ी देखभाल करते हैं, खाने, दावतें और तोहफ़े-तोहाइफ़ जो हैं, वो भी दिए जाते हैं। लेकिन हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अब कुछ होश करना चाहिए कि ये लोग सिर्फ़ अपना मतलब निकालने यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमारा जो हक है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, वो हमें नहीं दिया जाता, ना पहले दिया है, ना अभी ना देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कोशिश कर रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक जो है वोट का वो मिले। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जनाब लाहौर से असद काज़ी साहब जो है उन्होंने जॉइन कर लिया है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वाह। जी, काज़ी साहब ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप बड़े रोले-गोले आपने डलवा दिए सियासत में। जी, हमें हमें इस्लामाबाद से जॉइन कर लिया है जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने। जी, इफ्तिखार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। खैरियत से हैं आप सर? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है। चलें, मैं सबसे पहले असद भाई आपसे शुरू करता हूँ कि ये जो मैंने थोड़ा-सा एक इंट्रो दिया है कि ये क्या बात है कि ये जब अपने ओहदे पर होते हैं, तो ये सोए हुए होते हैं और कुछ अरसे के बाद, ये 3 साल के बाद इनको भी होश आ गया। ये भी जाग उठे हैं कि जी साकिब निसार ने मुझे क्या कहा था, पहले ये सोए हुए थे। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जुवेल भाई, मैं एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी सियासतदान या मिलिट्री डिक्टेटर या किसी न किसी माध्यम में एहतसाब जरूर होता रहा है, लेकिन हमारे जजेस का एहतसाब नहीं हुआ और इनको ये मुकद्दस गाय समझी जाती है। और आपको पता है कि पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो जितने भी माशाल्लाह लगे हैं, उनको जाकर कहीं ना कहीं रोज इन्होंने किया है, उनको सपोर्ट किया है और उनकी पुष्प पे खड़े हैं। वो आपने इफ्तिखार चौधरी को देखा, इफ्तिखार चौधरी मुशर्रफ दौर के अंदर आपने देखा बड़ा वो उनके साथ था। वो जाने पे इख्तलाफात हुए तो फिर जाकर एक अपोजिशन की सपोर्ट मिल गई, तो वो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गए। लेकिन ये सभी किसी ना किसी तरीके से पीएसओ के हलफ उठाने को तैयार थे और होते भी रहते हैं। और फिर इसी तरह माजरत के साथ हमारे जजेस भी एक छोटी सी चीज पर बिक जाते हैं, अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। हालांकि जितनी बुराई की जड़ है, आप देखें पाकिस्तान के अंदर अगर मार्शाल्लाह की राह में ये लगावट डालते तो मार्शाल्लाह भी ना लगते। और फिर उसके बाद जितने बड़े बड़े सरमायाकार इंडस्ट्रियलिस्ट या और कोई ऐसी कानून साजी होती है तो उसके राह में स्पोर्ट ये माफिया वो करते रहे हैं। आपको याद है जब बेनजीर का और उसका पिछला जो अखबार थे नवाज शरीफ का,
इनकी नालियां होती थी तो सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं बहाल हो जाते थे, और फिर आपको ये भी याद होगा कि फोन पर ही फैसले करवाए जाते थे। तो ये है कि हमारे जजेस का जो अगर देखा जाए ट्रैक रिकॉर्ड इसी तरह का है, लोग इनके ऊपर उस तरह एतमाद नहीं करते। हमारी आवाम बेबसा है, वो खुलकर तो नहीं कहते, लेकिन जितना जिसकी कोशिश होती है वो अपने तौर पर जजेस के ऊपर तनकीद भी कर रहे होते हैं। तो इस वक्त देखा जाए तो इस बंदे को क्या पड़ी है जो इतने अरसे बाद जाकर वो अल्फिया बयान देने चला गया है। सिंपल सी बात है, ये सब बकाऊ है, इनको ये है कि हमने कुछ एहसानात के बदले भी चुकाने होते हैं। तो ये कि चीफ जस्टिस साकिब निसार का मैं कहीं ना कहीं सपोर्टर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि हमें इस तरह का चीफ जस्टिस चाहिए था जो सो मोटो लेता है, जो अवाम की नब्ज पे हाथ रखता था और मसाइल को खुद से नोटिस लेकर हल करने की कोशिश करता था, और अवाम के काफी हद तक मसाइल हल हुए थे और उस वक्त की हुकूमत और इंतजामिया के ऊपर प्रेशर रहता था। अब तो कोई सो मोटो लेता ही नहीं है और ना कोई चीजों को बात करता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा जो मीडिया है वो एक डगर में चल करता है। कोई चीज सांप गुजर जाता है और वो लकीर लग जाती है और वो लकीर को पीटने शुरू हो जाते हैं। मुझे बताएं इस इशू के ऊपर कोई इतना प्रोग्राम, इतनी हाइप बनाने की जरूरत है? सबको नहीं पता वो जिन अपार्टमेंट में नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं वो कौन से हैं, उनके ऊपर इन्होंने क्या क्या असम्बलियों में बयान दिए हुए हैं, और आज वो क्या कहते हैं जी हम बेकसूर साबित हो गए। वो जमानत की बात हो रही थी, जजेस एक दूसरे को जमानत के लिए कहते हैं और एक दूसरे की सिफारिश भी करते हैं, ये इसमें बुराई नहीं है। लेकिन मैं उसको दाद देता हूँ साकिब निसार को कि उसने बड़े सख्त फैसले किए। हालांकि जब वो अपॉइंट होने वाला था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून से ये आवाजें आती थी कि अब तो अगला चीफ जस्टिस भी हमारा आ रहा है। तो अल्लाह माफ करे, कुदरत का निजाम और होता है। ये तो बड़े मुतकब्बर थे, इनका ये था कि अब तो हर चीज हमारे हाथ में आ जाएगी। लेकिन जिन तुम्हें तकिया था वो वही आवाज देने लगे। तो साकिब निसार ने सबसे ज्यादा डैमेज किया। तो मैं समझता हूँ साकिब निसार ने पूरे केसेस को देखा है। ये माफिया से इनका कंट्रोल अदलिया से आज नहीं है। आपको नहीं पता लाहौर हाईकोर्ट से बाकी जगह पे कितने इनको रिलीफ मिल चुके हैं और कहां तक ये रिलीफ दे चुके हैं। हालांकि हर चीज साबित हो चुकी है, ये साफ साफ है। आम मुजरम को आप इस तरह रिलीफ दें ना, उनको आप आजादियां दें, उन पर जमानतें दें। ये तो इतने अरसे से बाहर हैं और एक बार भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है और वहां से बैठ के साजिशें कर रहा है। इनको मौके मिलते हैं, लेकिन वातो इज्जो मंतशा वातो जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में। जब तक इनको अल्लाह ताला ने इज्जत दिए रखी, इनकी हर चीज सीधी चलती रही। अब यकीन जाने कैडबरी फ्रॉन्ट से लेकर जिस तरह के भी ये चालें चलते हैं वो सभी इनके गले पड़ रही हैं। तो मरियम ने, मैं समझता हूँ इनके अंदर अक्ल फहम कोई नहीं है, बस एक चीज को प्लान करते हैं और झूठ को जितनी दफा भी आप बोलेंगे वो झूठ ही रहता है। अब प्लानिंग करते हैं वो आपके गले पड़ जाती है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो जितनी ये कोशिशें कर रहे थे हर दफा इनको ही मुंह की खानी पड़ी है। जी थैंक यू वेरी मच असद भाई। हमें लंदन से ये सब तमन्ना भाई जो है उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। जी ये सब भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। थैंक यू वेरी मच यसर भाई फॉर कमिंग। अच्छा जी इफ्तिखार भाई आपकी तरफ आता हूँ, आप पर भी यही सवाल है जो मैंने इंट्रो में कहा है कि क्या बात है कि ये कोई भी ले लें, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई आर्मी से हो, जहाँ से भी हो, वो जब रिटायर हो जाते हैं तो एकदम सामने आते हैं जी कि ये भी गंदगी है हमारे सिस्टम में, ये भी गंदगी है। तो ये जो चीफ जस्टिस हैं गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जो हैं चीफ जस्टिस, उनको अब क्यों होश आया इसके बारे में? देखें, पहली बात तो ये है कि मियां साहब ने काफी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं जब से वो जनरल जिलानी ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया था उस वक्त से लेकर अब तक। उस वक्त वो सिलेक्टेड थे, वो किसी को सीट जीत कर नहीं आए थे। आजकल वो कहते हैं ना सिलेक्टेड इमरान खान, उस वक्त वो सिलेक्टेड थे, उस वक्त सीट जीत कर नहीं आए थे। तो जनरल जिलानी को उन्होंने, उन पर इल्जाम यही था कि 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए देके वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एंटर हुए थे। उस वक्त से लेकर अब तक या अभी भी जब इस वक्त यानी बाहर बैठे हुए वो इन्वेस्टमेंट्स करते आ रहे हैं। जुडिशरी में इन्वेस्टमेंट की, पुलिस में इन्वेस्टमेंट की, यानी पटवारी SHOs तक उनके पॉइंट हुए हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं राना शमीम साहब, ये लंदन में बैठे हुए, आप ही के पास बैठे हुए हैं। अब क्योंकि 17 को मरियम की पेशी है, अब मरियम का ट्रैक रिकॉर्ड, काफी बातें तो असद काजी ने बताई हैं जो बैकग्राउंड है। मैं कुछ और स्पेसिफिक जरा बात करूंगा कि 17 को ये होनी है इनकी पेशी, और इनकी पेशियों का रिकॉर्ड देख लें। इनके कभी अमजद परवेज साहब बीमार हो जाते हैं, कभी नजला हो जाता था, फिर वो हो जाते हैं, फिर जब वो बिल्कुल पेशी के करीब पहुंचते थे तो पता चला कि जो वो पैरवी करने से अमजद साहब ने इनकार कर दिया,
फिर कि 1 महीने की हमें वो दी जाए, वो इरफान कादर साहब आएंगे जी, वो आगे पेश होंगे। और उसके बाद जनाब वो आज, क्योंकि उनको पता था कि 17 को उन्होंने फिर पेश होना है, तो ये राना शमीम साहब की जो इन्वेस्टमेंट थी मियां साहब की, वो उनको लेकर आए हैं नोटरी, जिस तरह पब्लिक की बात कर रहे हैं। तो मेरी एतजाज से भी बात हो रही थी, एतजाज एहसन साहब ज़ाहिर पाकिस्तान के नॉन एक, वो कहते कि इस नोटरी पब्लिक के ये जो स्टैंप है, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि 50 पाउंड के आप लेकर जो भी बात लिख दें, मसलन मैं भी लिख के, काजी जो है साहब जो हैं जावेद काजी साहब ने, उन्होंने लंदन में मेरा जो फ्लैट जो है वो चोरी करके बैठे हुए हैं, उसके अंदर बैठे हुए लिख के, उसकी उस वक्त तक जो हैसियत नहीं होगी जब तक ये मियां नवाज शरीफ या मरियम नवाज की मदय्यत में ये नोटरी ये जो हल्फनामा है वो जारी ना होता। तो लिहाजा ये जो आप बात कर रहे हैं कि राना शमीम साहब या इनकी बैकग्राउंड, दूसरा देखें आपने जो कहा है कि ब्यूरोक्रेट या जजेस पाकिस्तान में पता नहीं सबसे सेकंड लास्ट है या परफॉर्मेंस के लिहाज से पूरी दुनिया में, या थर्ड लास्ट है। और ये ऐसे नहीं हुआ। और ये आपने जो जुडिशरी, जिस तरह आपने कहा कि जितनी करप्ट जुडिशरी है उतनी तो कोई नहीं। आपने फाइज साहब वाले केस में देख लिया कि फुल बेंच ने या लार्जर बेंच ने क्या वर्डिक्ट दिया है कि आप जो है उनको पूछ नहीं सकते, आप जनाब चेक नहीं कर सकते इनके जो असासाजात हैं। जर्नैलों के भी हुए हैं, जिस तरह जनरल असलम बेग भी पेश होते रहे हैं, उसके बाद दुरानी पेश होते रहे हैं मेहरान स्कैंडल के अंदर। लेकिन जजेस के बारे में आप देखें कि उनको क्या, कौन से जजेस चाहिए, जस्टिस कयूम जैसे जजेस। मुझे आप ये बताएं कि एक पॉलिटिशियन डायरेक्शन दे रहा हो जस्टिस जो सिटिंग जज को कि जनाबे वाला तुमने इतनी सजा देनी है, और वो आगे से कहे नहीं भाईजान है तो मैक्सिमम होती है, जरा घट कर लो। उसके बाद अगर ये लंदन में यही पॉलिटिशियन होता तो क्या आपका क्या ख्याल? ठीक है जस्टिस कयूम तो गायब हुआ है, लेकिन सोसाइटी में तो वो नजर आता है, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि लंदन के अंदर वो ऐसा पॉलिटिशियन हो तो वो क्या दोबारा लंदन की पॉलिटिक्स में आ सकता है? या इवन किसी मीडिया के चैनल के ऊपर वो बैठा हो और वो कहे कि जनाब मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा, और वो आगे कह रहा हो कि जनाब मरियम के साथ ज्यादती या मियां साहब ने ये ज्यादती कर दी, ये उस किसी जरूरत हो सकती है? तो लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि अदलिया भी उतनी ही करप्ट है जितनी करप्ट बाकी जो महकमा जात, जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स को कहा जाता है, जर्नैलों को कहा जाता है, पॉलिटिशियंस को कहा जाता है। और लेकिन बात यह है कि अदलिया की करप्शन से नुकसान क्या होता है कि पाकिस्तान के में जो इंसाफ का सिस्टम है वो तबाह हो गया है। अब एक आम शख्स जो है वो ये सोचता है कि, या उसको कहा जाता है कि भाईजान तुमने वकील किया या जज किया। तो ये जो लानत जो है हमारे जो हम पर तारी हो गई है कि जस्टिस सिस्टम की नाकामी पर, आप उसमें आप देखें कि जितने ये जो ज़ियाउल हक के जमाने से आप देख लें कि मौलवी मुश्ताक वाला केस हुआ था, जिससे नसीम बाद में ये कहता था कि दैट वाज अ जुडिशियल मर्डर। तो मुझे बताएं कि कम से कम चलो मौलवी मुश्ताक के खिलाफ कोई बाद में एक्शन ले लिया जाता, इवन बाद अज मर्ग भी, कि इस वक्त ने जो जुडिशियल मर्डर किया था। और भी बेशुमार मुतनाज़ा फैसले हैं जुडिशरी के, अभी रिसेंट जो आपके नजर आ रहे हैं जो फायज साहब वाले केस में, या अभी जो होगा ये वाला। आप मुझे बताएं कि अरशद मलिक वाले केस में क्या हुआ था? अरशद मलिक केस में अभी भी मरियम नवाज ने वो जो वीडियो थी वो ऑफिशियली कोर्ट में सबमिट नहीं करवाई बतौर एन एविडेंस, ठीक है ना? तो एविडेंस में के तौर पर अगर वो नहीं आई तो इसका मतलब है कि उसको मलायम करने किया गया। मियां साहब जो उनको मदीने में मस्जिद नबी में मुलाकातें कर रहे हैं या उसको जाती उम्रा बैठे बुला रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि, लेकिन ये मैं एक बात बता दूं, काजी असद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इनका तीर जो है वो नाकाम होगा। अवाम और मीडिया जो है वो एक मखसूस मीडिया, अंसार अब्बासी जो है या आमिर गौरी है या शकील उर रहमान है, वहां से रेडियो, तो उन्होंने सुओ मोटो एक्शन ले लिया है अतर मिनल्ला, और उन्होंने कहा कि राना शमीम और ये उनके साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जारी की है उनको। क्या ये बताएं कि ये आप किस हवाले से आप लंदन में बैठ के नोटिस, आप लाहौर से क्यों नहीं कर रहे? लाहौर से आपकी नोटरी पब्लिक क्यों नहीं, आप लंदन में बैठ के क्यों 50 पाउंड का देकर जो है वो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं? जी काजी साहब। जी जैसे भाई आपकी तरफ आऊंगा, ये शकील उर रहमान साहब जो हैं, इन्होंने माजी में कहा है कि मैं सहाफत नहीं कारोबार चलाता हूं, और इनके साथ ये जो रिपोर्टर हैं ये भी इनके अदारे में हैं,
अंसार अबासी साहब जिन्होंने ये कहानी मंजर आम पे लाए हैं। वैसे जो नून लीग के रहनुमा है वो भी खुलकर सामने आए हैं और तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर भी, और कह रहे हैं जी कि साकिब निसार साहब जो हैं, अगर वो उन्होंने वाकई ऐसा किया है तो ही शुड बी इन द जेल। और अगर ये झूठ बोल रहे हैं जनाब राणा साहब, तो इनको भी जेल में होना चाहिए। बहरहाल आपकी तरफ आता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि ये हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है क्या ये बिखर रहा है? मीर शकील रहमान के हवाले से एक लतीफ़ा, यहाँ मेरे दोस्त एक लंदन में जंग में काम करते थे, वो सुनाया करते थे कि उनके वालिद मीर खलील रहमान उन्हें कहा करते थे कि बेटा मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, तुम इस तरह पैसे ना उड़ाओ। अच्छा। तो मीर शकील जवाब देते थे कि अब्बा आप गरीब बाप के बेटे होंगे, मैं गरीब बाप का बेटा नहीं, मैं अमीर बाप का बेटा हूँ। सही है। तो जाहिर है उन्होंने तो पैसे कमाने हैं और कमाए हैं, और इसी तरह से है। जहां तक नून लीग की बात है, जाहिर है ये हमेशा स्कैंडल्स बनाते हैं और मीडिया में डाल देते हैं। इन्हें मीडिया ग्रुप भी मिल जाते हैं, चाहे वो पंजाब से चाहिए हो, चाहे वो उन्हें दूसरे किसी सूबे से चाहिए हो, वहां से इन्हें मीडिया ग्रुप भी मिल जाते हैं। क्योंकि पैसा सबसे बड़ी यहाँ पे दौलत है, सबसे बड़ा मसला है। तो वो आप जिसको पैसे दिखाएंगे, पैसे की चमक दिखाएंगे, ये कभी ब्रीफ केस की शक्ल में है, कभी किसी और फायदे की शक्ल में, कभी कोई ओहदा दे दिया या किसी को कोई मिनिस्टर लगा दिया, कुछ लगा दिया। ये सारी चीजें तो इनके माजी का हिस्सा हैं। उन्होंने पहले कोशिश ये की थी कि फौज को खराब करें, फौज क्योंकि उनके अब दाम में नहीं आ रही। उन्होंने जाहिर है एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मर्सिडीज देने की कोशिश की थी, और उसके बाद भी उन्होंने डराने धमकाने की बहुत से लोगों को कोशिश की, लेकिन बात वहां बन नहीं रही। अब उन्होंने कहा कि एक जो सबसे कमजोर पहलू हो सकता है वो ये है कि मीडिया को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि अगर हमारे आइंदा के केस भी कुछ सुनने वाला जो है वो जुर्रत ना करे कि हम सुन सके। जस्टिस आमिर फारूक के बारे में कहा जा रहा है कि परसों का जो पैनल है, जो ग्रुप है, वो उस केस को सुनने वाला है, और वो चाहते ही हैं कि इससे पहले ही उनको खराब कर दिया जाए। हालांकि मीडिया की खबरें यही हैं कि जस्टिस फारूक आमिर जो थे वो उस बेंच में शामिल ही नहीं थे कि जिसके हवाले से ये दावा किया जा रहा है। उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इलेक्शन तो बहुत पहले हो गए थे। ये बात कर रहे हैं जस्टिस साहब राणा, शमीम राणा, 30 जुलाई की। ये तो इलेक्शन से बहुत पहले, बहुत बाद की बात है। तो ये कैसे कह दिया उन्होंने कि इलेक्शन से पहले इनको बाहर ना निकलना चाहिए? ये तो मेरी समझ में तो नहीं है। तो या तो तारीखों का भी फर्क है। इस वजह से मतलब देखिए, ये जो पहला अरशद मलिक वाला है, ये जज अरशद मलिक वाला, जिन लोगों ने वीडियो बनाई हुई थी वो यहाँ पे नून लीग और मतलब जो नवाज शरीफ के घर हैं उसी में रहते हैं, उसी में उठते बैठते हैं, वहीं पे सारा सुनते हैं, देखते हैं। तो जाहिर है अगर आप अपना केस हल कराने में इतने मुखलिस हैं तो उस आदमी को पीछे भेज दें ताकि वो अपना मतलब सफाई पेश कर सके। इनकी कभी भी ये नीयत नहीं रही कि मतलब केस को खत्म किया जाए। ये चाहते हैं कि केस का हल ना कोई हो, मतलब हमारी जान वैसे ही छूट जाए, कुछ टाइम मिल जाए। जाहिर है लोग कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम ले लें। इस दौरान ये होगा या तो हम कोई नया जज बंदा पकड़ लेंगे, या गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, या कानून चेंज करा देंगे। और इसी पे दोनों मतलब देखा जाए तो दोनों पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां ना, इसी चक्कर में है कि किसी तरह से ये बुरा टाइम आया हुआ है, ये गुजर जाए, उसके बाद हुकूमत तब्दील होगी तो हम लोग आपस में मिलकर तय कर लेंगे कि क्या करना है। सही है जी। असद भाई आपकी तरफ आता हूँ। ये एक देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, वो सवाल भी है कि समझ से बालातर है, पाकिस्तानी अदारे क्यों खामोश हैं? पूरी दुनिया में मीर शकील रहमान और मरियम नवाज मीर जाफर वाला किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि वाकई ऐसा ही है? क्यों हमारे अदारे जो हैं वो इन चीजों पे खामोशी अख्तियार कर लेते हैं? ठीक है सर, मैंने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम में कहा था कि हमारा ये माफियाज पाकिस्तान में रहकर और पाकिस्तान से ही इतने मजबूत और ताकतवर बन जाते हैं कि फिर पाकिस्तानी रियासत के लिए चैलेंज बन जाते हैं और पाकिस्तानी रियासत को ही आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। तो मीर शकील रहमान अब एक, बल्कि वो क्या, उसके चेले भी वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो, आपको याद है हमद भी ने क्या हमारे कौमी इदारों पर क्या क्या कहा, इल्जाम लगाए। तो ये इस तरह है कि इनके फिर गठजोड़ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाते हैं और फिर वो इनकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। अब मैं मीर शकील रहमान को खुद जाके, मैं किसी केस में नैब अदालत में था, तो जितना प्रोटोकॉल उसको जजेस दे रहे थे, जितना वो एक मुल्जम लग ही नहीं रहा था,
और उसी तरह वो आ रहा है जिस तरह एक शहनशाह सलामत आ रहे हैं, और उसी आपके सामने वो जेलों में वो आम कैदियों जैसी जिंदगी गुजार रहा होगा? नहीं, वो बिल्कुल वीआईपी रूम में और जबरदस्त कमरों में वो ऐसे इंजॉय कर रहे हैं, और वो हर काम उसका बैठ के वहां पर हो रहा है। तो ये चीजें हमने देखी। सजा और जजा का कॉन्सेप्ट इस तरह हो रहा है, हमें याद है हमारे जजेस का लेकर हमारे अदलिया और हमारे जो इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, या तो आप लोग सबको माफ कर दे, सारे आम कहेंगे जी आप नए सिरे से जेलें भरेंगे। जो मुजरमान बड़े जुराइम में आते हैं उनको ये उसी तरह फैसिलिटेट करते हैं जिस तरह आम जो अमीर तरीन लोग होते हैं। तो इस तरह मैं देखता हूँ कि मीश पीर रहमान रियासत के ऊपर अगर देखा जाए तो वो माफिया है और कंट्रोल करके बैठा हुआ है। उसके खिलाफ आप इस तरह ना जजेस कार्रवाई कर सकते हैं और ना हमारे अदारे कर सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात यह है कि वो कारोबार कर रहे हैं। उसने सीधा कहा, मैं तो बल्कि किसी भी मीडिया हाउस के मालिक को साफी नहीं मानता। वो सारे बिजनेस कर रहे हैं और ये प्रोग्राम तय होते हैं, फिर हमने किसकी क्लास लेनी है, किसके एंट्री करना है और किसके हक में प्रोग्राम करना है। और इसी तरह फिर उनके, मुझे बताएं, कोई भी मीडिया मालिक अपने किसी एंकर को ये नहीं कह सकता कि आपने इस तरह का प्रोग्राम क्यों किया है, इसके हक में क्यों किया है। प्रोग्राम भी आप आजादी से नहीं कर सकते। बहुत से आपने ऐसे एंकर देखे होंगे जो अपने टाइम से पहले ये दायरे से कहीं इधर उधर हो गए। आप इस चीज को नोटिस करें कि हमारा मीडिया जो है वो भी बिजनेस, वो भी कारोबार ही कर रहा है। उनका मतलब ना खिदमत खलक है ना पाकिस्तान की भलाई है, उनका मकसद अपने माल कमाई है। अब इसी तरह मीश पीर रहमान मेन पायनियर्स में आता है। मैंने वो पुरानी स्टोरीज देखी है। इसराइल भी इसी तरह, जब उनका प्रिंट मीडिया निकला तो उन्होंने उस टाइम सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ भी इस तरह साजिशें की, अफवाहें खुद से घड़ लेते थे और एक उस वक्त की खिलाफत की हुकूमत को मार्केट में लोगों की नजरों में गंदा किया। तो अब भी इसी तरह है। वो ये एक गैर मुल्की झंडे पर है हमारे कुछ इस तरह के मीडिया हाउसेज के अवाम के दिलों में कौमी इदारों के और कुछ इस तरह के और हुकूमत के, जो हुकूमत इनके हक में ना हो, उनके अगेंस्ट एक हवा, एक नेगेटिव बनाना होता है। वो लास्ट टाइम भी आपने देखा मुशर्रफ के खिलाफ, हालांकि मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट के हमें किसी को इतराज नहीं है, एक अवाम में खुशहाली थी, लेकिन मुशर्रफ के अगेंस्ट एक पूरी लॉबी बनाई गई, एक पूरी कैंपेन की गई, वो मीडिया पर भी आई, उसमें सब चीफ जस्टिस पर शामिल हो गया। और उसके बाद आप देख लें किसी ने जरदारी, हालांकि जरदारी के दौर के अंदर थोड़ा सा ये हुआ है कि नून लीग थोड़ी सपोर्ट में आ गई और वो कैसे चले तो उस गवर्नमेंट को भी उस तरह इन्होंने गंदा किया। तो मीडिया इस वक्त एक ज़हन साजी कर रहा था दूसरे जो मुखालिफ पार्टियां थी उनसे फंड्स लेकर। तो मीडिया कोई खिदमत खलक का काम नहीं कर रहा, वो भी अपनी जगह एक माफिया है। हमारी अदलिया माफिया, हमारे सियासतदान भी, पार्लियामेंट भी, सारे अपने अपने माफिया है। रोल तो अवाम रही है ना। जी इफ्तिखार भाई, आप क्या कहते हैं कि जैसे ये हमारे एक देखने वाले ने भेजा था कि क्यों हमारे अदारे जो हैं वो इन चीज़ों पर खामोशी अख्तियार करते हैं? आप मीडिया के हवाले से अदारों की खामोशी की बात कर रहे हैं? जी तमाम अदारे जो हैं वो खामोश हो जाते हैं, कोई ना कोई एक्शन तो होना चाहिए ना। जी देखें, पहले अभी आपने देखा होगा ये आसमा शिराजी वाला केस था। अब आसमा शिराजी ने बराह रास्त जो है वो एक जो फर्स्ट लेडी है पाकिस्तान की, उन पर जनाब उन्होंने तोहमत लगाई और जो जिसकी कोई उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर सकी थी, और वो भी बीबीसी के फोरम पर उर्दू में। तो खैर कुछ लोगों ने इधर प्रोटेस्ट भी किया बीबीसी के ऑफिस में। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर यही जो तोहमात जो हैं या इसी किस्म की जो इल्जामात हैं अगर लंदन में लगाए जाए तो लोगों के तो अखबार बंद हो जाते हैं। वो लाइबल जो केसेस जो होते हैं वो उनको दिवालिया कर देते हैं सर। तो यहाँ पे अब ये है कि मातर पिदर आजाद है। और दूसरा मुझे इस पर इतराज है कि आपने जो लफ्ज कारोबार कहा है, वो कारोबार नहीं उसने यूज किया था, उसने कहा मैं धंधा करता हूँ। और धंधा आपको पता कौन करता है? एक ही बात है टकसाली गेट के बाहर। हाँ, जो टकसाली गेट के बाहर जो धंधा होता है ना, तो वो वाला वो कहते हैं मैं धंधा करता हूँ। तो मीडिया वाकई उन्होंने धंधा बना दिया है। और जिस तरह ये जो मोहम्मद मीर के हवाले से बात कर रहे हैं, उसने जो झूठी खबरें फैलाई थी मिसिंग पर्सन के हवाले से, मामा कदीर और इस किस्म के जो पे इल्जामात लगाए थे, बाद में फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम को मर्डर का अटेम्प्ट का भी वो बनाया था। और रिसेंटली जब वो जनरल बाजवा के साथ जब मीटिंग हुई थी साथियों की, उसमें एक क्वेश्चन हुआ था
उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि अपना हमद मीर तुम्हें किसने गोलियां मरवाई थी और तुम्हें पता है, और उन्होंने जवेद मैंगल का नाम लिया था जो अख्तर मैंगल का भाई था। उन्होंने कहा जी कल को मैं ही बुलाता हूं, तुम जरा जाओ ना उसके ज़हीरुल इस्लाम के पास और ज़हीरुल इस्लाम को मैं लेके आता हूं, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाओ, ठीक है ना, और केस को प्रोसीड करो कि उसने गोलियां चलाई हैं। तुमने पूरा जियो टीवी जो था पूरा 24 घंटे बस के 48 घंटे जो है वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम पर वो करता रहा। हम अगर कोई बात करते हैं वो कहते हैं कि यार ये एजेंट है, ये बकवास कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितनी सहूलत जो है वो साफियों को दी गई है, कोई भी बकवास उठ के करे और उस पर इल्जाम लगाए, अब भरा पड़ा है। आप उधर देखें जो जादू टूने के वाले से जो इस किस्म की बातें फर्स्ट लेडी के साथ है, ये तो इमरान खान का ज़र्फ है जो उसको मतलब वो लाइबल केसेस नहीं करता, वो उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन वो तो अपना धंधा कर रहे हैं। लेकिन नुकसान क्या हुआ है कि आज जियो टीवी कोई नहीं देख रहा, आज कोई जियो टीवी की कोई बात को सच मानता ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि इंसार अब्बासी, आमिर फारूक एक बात मुझे बताएं कि बहुत सारे लाइबल केसेस जो हैं वो हुए हैं पाकिस्तान में, कोई एक बताइएगा जो मंतकी अंजाम तक पहुंचा हो। सर पाकिस्तान के अंदर लाइबल केसेस जो है ये इज्जत हतक का दावा है। आज तक 1947 से लेकर आज तक किसी केस के अंदर किसी को पैसे नहीं मिले इज्जत हतक के हवाले से, और बिक्री हो जाता है जी 5 अरब रुपया फला फला फला। मैंने आज तक, क्योंकि मैंने जब केस किया था इस पर सुप्रीम कोर्ट में मरगला टावर का जो केस था, तो उसके अंदर फिर मुझे वहां पता चला कि जनाब यहां पर इज्जत हतक का और या लाइबल केसेस का, क्योंकि उसने बिल्डिंग गिरी थी, हमने साबित किया था कि CPA के करप्शन की वजह से ये इमारत बिल्डिंग गिरी है। इसमें एक्ट ऑफ गॉड जो है वो कंसेप्ट जो CDA लेकर आया था वो हमने उसको झुटलाया और कोर्ट में साबित किया। फुल बेंच जो इसमें इफ्तिखार चौधरी और दूसरे मोअज़्ज़ज़ जजेस शामिल थे उस वक्त। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में लाइबल केसेस या इज्जत हतक के केसेस, अब देखें, अगर आप ये कमेंट करेंगे फाइज ईसा के केस में जो फाइंडिंग्स हुई थी कि आप किसी जज के खिलाफ आप उसकी असासा जात के बारे में प्रोब नहीं कर सकते या उस पर कमेंट नहीं कर सकते, FIA जो है उसको इख्तियार हासिल नहीं होगा। तो अगर मैं कमेंट करूं तो मुझे तो जनाब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी कि इफ्तिखार चौधरी को उठा के लेके आओ, फिर आप लोगों ने मेरी बेल भी नहीं करवानी। हाँ, अगर वो खुद वो करते हो, वो सासाजात देखने के लिए वो जनाब आपको हक हासिल नहीं है। तो लाइबल केसेस क्योंकि कोर्ट्स ने उनका फैसला करना होता है, और कोर्ट्स खुद जो है वो आप खुद देखें 128वां नंबर है, कितना नंबर है उनका। तो अदालतें जो हैं वो अपनी जो वक़्त या वकार होता था, जो जस्टिस AR कार्नीलियस की बात करते थे, भगवान दा, जो दोनों गैर मुस्लिम जजेस थे, उनका जो स्टेटस हुआ करता था या उनके फैसले जो क्योंकि जज अपने फैसलों से बोलता है, अगर वो फैसले जो हैं वो इस किस्म के हों जिससे जो कॉमन मैन को के लिए और फैसला हो, और जो खास लोग हों उनके लिए संडे वाले दिन अदालतें खुले और उनको जनाब फैसिलिटेट किया जाए। आप कभी यह सुना है आज तक कि जनाब अगर मरियम नवाज को तुमने गिरफ्तार करना तो FIA या नैब जो है वो हफ्ता पहले इन्फॉर्म करे? ठीक है जी सर, इन्फॉर्म करे। मैं उसके बाद आप मुझे बताएं, मैं पकड़ा जाना हो या असद काजी साहब को किसी ने पकड़ना हो तो वो इन्फॉर्म करेगा पहले, ठीक है ना। तो वो 7 दिन पहले इन्फॉर्म क्यों करे, ताकि वो पहले वो बेल बिफोर अरेस्ट करवा ले। तो ये हम जैसे लोगों को इफ्तिखार भाई वो गोली पहले मारेंगे, पकड़ेंगे बाद यही है ना, वो मुझे लतीफा याद आ जाता है, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। खरगोश वाला के वो उसको भागा जा रहा है, उसने पूछा कि भाई क्या हुआ है, कहता है जी मार्शाल्लाह लग गया। तो उसे क्या हुआ, कहता है जी वो गोलियां मार रहे हैं जितने भी क्या कहते हैं जो बकरे हैं या बैल है। जी जैसे भाई आपकी मैं साथ में ये भी जिक्र कर दूं, आपने जावेद चौधरी का देखा, उसके बेटे कहते हैं जो हराम की कमाई होती है वो अपना असल दिखाती है। अब देखिए मैंने पॉइंट किया था ना, मैंने ब्रेक किया, मुझे गालियां दी लोगों ने, कहते क्योंकि मुझे पता है इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मेरे पास जब ये आया था ये मतलब 4000 रुपए सैलरी पे होता था, ठीक है ना। तो ये इसका वालिद जो है लाला मूसा में इसका लकड़ियों का टाल था, बहुत अच्छी बात है, इसको एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन लोगों को नसीहत देते हैं खुद नहीं है। जी सर, उसकी वालिदा रो रही थी, मुझे कितना डर से उसकी वालिदा रो रही थी, उसने कहा कि जी सर भाई यसर भाई की तरफ जाने दीजिए, थैंक यू वेरी मच। सॉरी यसर भाई, आज एक बहुत बड़ा जो बयान है, वो बयान क्या, वो तकरीर की है आसिफ ख्वाजा साहब ने। उन्होंने कहा है कि
क्या आर्मी वाले, क्या अदालतों वाले, क्या मतलब कि ब्यूरोक्रेट्स, ये सब एक दूसरे का, अपने भाइयों का ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे सियासतदान जो है वो एक दूसरे के ऊपर यानी कि इल्ज़ाम लगाते हैं और कभी एक दूसरे का साथ नहीं देते। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का साथ दें और हम भी यूनाइट हों। इसका मतलब है जो आवाम है वो जाए बाहर में, ये सब अदारे और ये सब जो सियासतदान है ये मिलके एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे, आवाम जो है वो मरती फिरे। देखिए, ख्वाजा आसिफ जिस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं उनके यहाँ यही होता है कि मतलब मिलजुल के खाते हैं, ना तुम बताओ ना मैं बताऊं, ना तुम केस करो ना मैं केस करूं, खाते रहेंगे जाते रहेंगे। तो जाहिर है उन्होंने तो यही कहना था, वरना सियासतदान न सिर्फ ये कि आपस में खाते हैं बल्कि दूसरों को भी खिलाते हैं। उनके पार्टी के लीडर जो हैं वो सारी दुनिया को करप्ट करने पे तुले हुए हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सियासतदान एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते। सबसे ज्यादा ख्याल सियासतदान ही एक दूसरे का रखते हैं। और मुसीबत यह है ना कि ये लॉ मेकर बन जाते हैं। लेकिन ना कितना भी खराब आदमी क्यों ना हो, किसी पार्टी में अगर पसंदीदा है तो कभी वो एमएनए बन जाता है, कभी एमपीए बन जाता है। अगर वहां से अवाम उसको रिजेक्ट करते तो उसको सेनेटर बना देते हैं और वहां जाकर वो कानून बनाना शुरू कर देता है। इस वजह से ये ख्वाजा आसिफ की ये जो शिकायत और गिला शिकवा है ना कि जी सियासतदान एक दूसरे का ख्याल नहीं करते, इसमें कोई नहीं है। हालांकि कुछ अर्सा पहले इनका जो सिस्टम सारा चेंज हुआ था ये ख्वाजा आसिफ का, लेकिन लगता है कि सिस्टम जो था वो बाकायदा नहीं अभी ऑपरेट हो रहा। तो फिर उन पे को बात बनेगी, वरना वो खाते पीते खुद इनके जो केसेस है वो ढीले पड़ में, जरा इनके केस शुरू हो जाए ना तो उसके बाद ये पता चल जाएगा कि सियासतदान एक दूसरे का क्या करते हैं। इस वजह से ये इस किस्म की शिकायत गिला शिकवा ये करते रहेंगे, क्योंकि इनके पास कोई और काम नहीं है ना। काम ये है कि मतलब नवाज शरीफ की सपोर्ट करो, उसको बाहर निकालो। बाहर निकालो से मुराद ये नहीं कि पाकिस्तान में लेके उसको, ये कि उसकी जान बचाई कराओ, किसी तरह से जान बख्शी हो जाए। और जहां तक आपने अपनी इफ्तिखार से बात कर रहे थे ना हतक की इज्जत, लेकिन हतक की इज्जत का दावा पाकिस्तान में वो करे जिसके पास खिजर की उम्र हो और कानून का खजाना हो, क्योंकि उसके बगैर ये काम चल ही नहीं सकता। सही है, कानून का खजाना हो और खिजर की उम्र हो तो वो चला ले, कोई केस चला ले, पाकिस्तान में चला ले, वरना नहीं होता। यहाँ इंग्लैंड में 2-3-4 साल में केस खत्म, अल्लाह खैर सलाह। फैसला सही होता है या गलत होता है ये अलग बात है, लेकिन केस का फैसला जरूर हो जाता है। सामने आपके रेहान खान वाला केस, रेहान खान का वाला केस है, मैं नहीं समझा। जी रेहान खान का केस, देखिए आपके सामने ने रेहान का केस, पैसे भी दे दिए, जूते भी खाए और प्याज भी खा लिए। जो बात है वो केस हो गया, सीधी सादी बात हुआ था सर, 150 साल पुराना अखबार, वो 157 साल शायद पुराना अखबार था जिसको उन्होंने बंद करना पड़ा। इतना बड़ा लाइबल केस था, पुराना है केस। इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ तो कानून, एक तो कानून पे अमल दरामद नहीं होता, उसको फिर अपडेट नहीं करते हैं। अपडेट नहीं करते हैं तो पता ही नहीं लगता कि कानून में खराबी क्या और खूबी क्या है। इस वजह से ये कानून तो इसी तरह से जब तक आप इसको इनकलाबी तौर पे कानून को तब्दील नहीं करेंगे, कोई सिस्टम आप अच्छे से अच्छा सिस्टम भी ले आएंगे ना तो वो भी चल के नहीं देगा, क्योंकि कानून की खराबी है ना, बुनियादी तौर पे कानून में नक्स है, वो नक्स दूर करेंगे तो उसके बाद काम चलेगा। सही, बिल्कुल जी। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब मियां मोहम्मद सदीक साहब ने। जी मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों। जी आज हमारे एक कॉलीग जो हैं जनाब इम्तियाज वड़ाई साहब, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी हमें ज्वाइन नहीं कर सके। और नासिर मीर साहब पीटीआई के जो हैं उनको मैंने दावत दी थी, उन्होंने कहा जी मुझे आज सख्त एक मजबूरी है, कोई मेरी डिलीवरीज वगैरह आनी है, वो फर्नीचर का कारोबार करते हैं, तो बहरहाल वो नहीं आ रहे। तो ठीक है मियां साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। असद भाई, आप क्या समझते हैं कि ये जो 17 तारीख है मरियम नवाज साहिबा की, इस वजह से ये एक पंडोरा बॉक्स जो है वो खोला गया? ऐसा भी एक चीज तो वाज़ेह हो गई है कि इनके ऊपर जितने केसेस बने थे वो जेन्युइन केसेस थे, वो साबित हो चुके हैं। और वो जो इस वक्त लंदन में जिस फ्लैट में बैठे हैं, अब वो किसी जो आम समझ बूझ रखने वाले लोग हैं वो समझ चुके हैं कि आया इन लोगों के साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल कानून के दायरे में हुआ। अब ये बहाने ढूंढ रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि इन्होंने कहा कि किसी तरीके से कहीं ना कहीं हम टाइम बाइंग करेंगे, अच्छा होगा कि कभी हमारे मतलब का भी जज आ जाएगा, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि काजी फायज ईसा साहब फुल इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी हमायत करते हैं
तो अल्लाह खैर करे 1-1.5 साल में वो भी आ जाएंगे, तो फिर हम खुलकर खेलेंगे और हमारी जमानतें भी हो जाएंगी और जो केसेस हम पे लगे हुए हैं वो भी खारिज हो जाएंगे। तो इसी उम्मीद के ऊपर ये कोई ना कोई नए तरीके ढूंढते हैं, लेकिन वो हर दफा इनको मुंह की खानी पड़ती है। सही है जी। इफ्तिखार भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या वाकई ये पंडोरा बॉक्स खोला गया है? बिकॉज 17 तारीख को मरियम नवाज साहबा ने पेश होना है, इसलिए। जी, आपको मैंने पहले हिस्ट्री भी बताई थी कि जो पहले तो अमजद परवेज साहब इनके वकील पेश होते थे और वो जब भी वो आते थे, पहले तो उधर आपने देखा को हाई कोर्ट, दूसरी जो हाई कोर्ट के बाहर वो पथराव लेकर, वो ईंटें जो पत्थर लेकर आए थे, लड़ाई मार कुटाई, उनके फिर केसेस लगे थे टेररिस्ट कोर्ट के अंदर। फिर अमजद परवेज साहब जनाब हाजिर होते थे अदालत के अंदर, फिर कभी बीमार हो जाते थे, कभी वो एडजमेंट लेते थे। उसके बाद जनाब जब कोई समझ आने लगी कि ये अब अपने दलाइल कंप्लीट कर लेंगे, तो पता चला कि वो अमजद परवेज साहब ने पैरवी करने से इनकार कर दिया और ये फिर बताया कि जी इरफान कादर साहब जो है वो पेश होंगे अदालत के अंदर। तो इरफान कादर साहब जो है वो पिछली दफा पेश हुए, उन्होंने कहा जी मुझे 1 महीना और चाहिए कि मैंने केस की तैयारी करनी, मैंने तो अभी केस लिया। अब जब 17 तारीख आने वाली थी तो हम सोच रहे थे कि अब नया बयान मानना क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब वो अपील में, वो ऑलरेडी कन्विक्टेड तो है, अपील में गई है। देखें, अगर कोई इस तरह की बात है मरियम के ज़हन में कि तुम जो है वो अपील जो, देखें अगर मैं मेरे खराब मुझे कन्विक्शन हुई है तो मैं तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि अपील का फैसला जल्द अज जल्द होना चाहिए, लेकिन वो फोर्स ही कर रही है कि शायद वो मुझे इसमें सजा जो है वो बरकरार रखी जाएगी और शायद मेरा जो मामला है वो ठीक नहीं हो सकते। तो लिहाजा ये जो राना शमीम वाली बात है, एक और शमीम साहब भी हैं लाहौर हाई कोर्ट, वो भी उनके बारे में मैं सुन रहा हूं कि वो नेक्स्ट एंट्री उनकी भी हो सकती है। तो लिहाजा ये जो राना शमीम साहब ने कहा है और उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुला लिया गया है कि, और बाकी जो साफी बरादरान है वो उनको भी बुलाया गया है। अब देखना ये है कि वो आमर फारूक साहब, क्योंकि उनकी अदालत में ये पेश होना था, और आमर फारूक को जिस तरह मेरी एतजाज एहसन से बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि शायद वो इनका मकसद ये था कि आमर फारूक साहब, जस्टिस आमर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हैं, जज है, तो वो उनको शायद इसके कंट्रोवर्शियल होने की बिना पर वो खुद ही कह देंगे कि यार मैं इस केस से इस बेंच से अलहदा हो जाऊंगा। जब बेंच अलहदा होगा तो फिलहाल बेंच टूट जाएगा, जब नया बेंच बनेगा महीने के बाद फिर वो नई बात सोची जाएगी। अब देखना ये है कि जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने बहुत वाइज डिसीजन लिया कि उससे पहले जनाब 17 से पहले उन्होंने सुओ मोटो ले लिया, उन सबको जनाब कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर दिया और कल भी उसकी अटॉर्नी जनरल जो है वो उसको बुलाया गया है, वो बाहर था, इमरान खान ने उनको कॉल की और उसने आज सुबह तुम आप पेश हो। तो खालिद जावेद साहब जो अटॉर्नी जनरल हैं वो भी पेश हो रहे हैं और मेरा ये ख्याल है कि शायद इस दफा जरा मुश्किल हो जाएगा एडजमेंट लेने में, उससे पहले कोई और मामला जो है वो भी खड़े हो जाएंगे। जी कैसा? चलो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। ये सब भाई, आप क्या समझते हैं कि यहाँ में इस किस्म के केसेस जो हैं वो कभी आपके सामने आए हैं? एक अरसा हो गया आपको भी यहाँ पर। देखिए, ऐसे केसेस में आमतौर पे मतलब इतने शॉर्ट नोटिस पे वो होते हैं कि कोर्ट में पब्लिक को पता भी नहीं चलता और केस के फैसले हो जाते तो तब खुलते हैं। हमारे यहाँ पे चूंकि केसेस को इस तरह से उछाला नहीं जाता जिस तरह से पाकिस्तान में मीडिया में उछाले जाते हैं और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ऐसा कोई काम यहाँ नहीं होता। मेरा कोर्ट्स में जाने का इत्तेफाक है बहुत ज्यादा, मैं बहुत जाता हूँ कोर्ट्स में बवजूद, लेकिन उसमें होता ये कि शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि किसी बैरिस्टर ने कहा हो कि जी मुझे दूसरे कोर्ट में जाना है तो मुझे यहाँ से इजाजत दे दें, या उसने कभी कहा होगा कि जी मेरे पास टाइम नहीं है मैं छोड़ रहा हूँ, या इस किस्म की कोई बात नहीं करते। कोर्ट ने जिस टाइम पे और जिस दिन पे डेट मुकर्रर की है, आमतौर पे मेरा ख्याल 99% केस उसी तारीख पे और उसी दिन होगा, आगे पीछे नहीं होगा, ये असूल है यहाँ। ठीक हो गया जी। हमें ज्वाइन किया है मियाँ साहब। मियाँ साहब, आपसे सवाल है कि क्या ये जो नया पंडोरा बॉक्स सामने आया है ये क्या नून लीग की एक मतलब है कि डिले टैक्टिस है जो मरियम नवाज साहिबा ने अब पेश होना है कि इनके मुकदमे जो है वो लेट हों ताकि हुकूमत खत्म हो जाए तो हम आज़ाद हो जाएं? क्या ख्याल है आप? जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बहुत शुक्रिया गाजी साहब, सब दोस्तों का। पहले तो आप ये बताएं कि आपने इसको नून लीग से कैसे मिला लिया इस बात को? अब राना शमीम दास जो है ना, तो ये जो हलफनामा आया है, ये जो हलफनामा आया है ये आपके हक में ही जाता है ना? नहीं, नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो की है उस पे। आपने जज साहब को, आपको पहले पता है कि जज साहब ने क्या कहना है? एक बात,
हमारे हक में तो वो जज अरशद मलिक वाला वीडियो जाती है, हमारे हक में वो चीज जाता है। बुरा मत मानिएगा, आपके हक में तो जस्टिस क्यूम साहब भी जाते रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। उसमें कोई शक नहीं। जस्टिस क्यूम साहब का बात यह है कि बात अब नवाज शरीफ या मरियम नवाज की है। गुजारिश ये है कि आप वक्त से पहले फैसला ना करें, 17 तारीख को आने दें। नवाज शरीफ बेगुनाह था, है और होगा। ठीक। और इसमें देखें ना, अभी मेरे भाई ने कहा कि जनाब वो उनके अभी तक कोई चीज साबित हुई है। अगर कोई साबित नहीं हुई तो इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम नहीं करते। खुल गया ना सर, क्योंकि आपके जो रहनुमा है वो बड़े बड़े बयान भी अब दे रहे हैं कि या एक जज को या दूसरे जज को अगर झूठ है तो इनको जेल में होना चाहिए। तो ये फिर बात तो है ना। हाँ, चूंकि ये एफिडेविट है, अगर तो राना शमीम खान साहब ने ये गलत एफिडेविट जमा कराया तो उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। और अगर उन्होंने सही कराया है, अगर उन्होंने सही कराया है तो फिर जनाब जिसको फिर जो है ना, जो बेगुनाह है उसको बेगुनाह साबित होना चाहिए। अदालतें किस लिए हैं? अब आ गई बात के हम जो है ना, अब मसाले मियां साहब वहां पाकिस्तान में जाएंगे तभी अदालत में पेश होंगे तो बेगुनाह या जो है उनके खिलाफ सबूत जो है वो सामने आएंगे ना। वो वक्त इंशाल्लाह दूर नहीं है। अच्छा चलिए, ये इक़्तिदार जो है ना, ये स्लिप हो रहा है। जब इक़्तिदार स्लिप हो रहा हो ना तो फिर ऐसे ही होता है। जी जी। तो ये जो इक़्तिदार की स्लिपिंग है वो ज्यादा दूर नहीं है। इंशाल्लाह वो वक्त जो है ना, वो चीजें प्लानिंग हो रही हैं, पार्टी के अंदर ये डिस्कशन चल रही हैं, कारकुन मियां साहब के इस्तकबाल की इंशाल्लाह ताला वो कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी खबर दी है आपने तो। हाँ, ये इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में मियां साहब कारकुनों के दरमियान होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा चलें, ठीक है। मैं रियासत मदीना की, ये जो मदीना की टिकट लेके सवारियों को कभी चाइना की तरफ ले जाते थे और कभी फ्रांस की तरफ जो है ना गाड़ी का जिन्होंने रुख मोड़ा हुआ था, उनका वक्त ज्यादा दूर नहीं है। ये पाकिस्तान है। लेकिन मियां साहब बात तो यहाँ खत्म होती है ना कि जो यहाँ पर फ्लैट्स हैं मियां साहब के, उनके जो हिसाब किताब हैं सिर्फ वो दे दें तो बात सब खत्म हो जाती है। ये वापस जाएं और कोशिश करें कि चौथी बार भी ये वजीर आजम बन जाएं। बहरहाल मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ जी। क्यों कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तो कहिए जी। ये मीडिया ट्रायल से बात नहीं बननी। ये जो है ना, ये एक अदालतों का काम है, इसको करने दें। वो जो वादे वईद और जो सारे मामला थे ना, वो सारे वो अब तो इनसे हिसाब लेने का वक्त अब बोल दूसरी कोर्ट में चला गया। चलें ठीक है, जिस कोर्ट में भी गया हम उम्मीद करते हैं मियां साहब जल्द वापस जाएं और अपने केसेस जो हैं वो फेस करें, और जो जिस कोर्ट में भी बाल गया है वो उसको प्रॉपरली खेले। ठीक है, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो हमेशा अपने हक के लिए लड़ते रहे हैं आज तक, लेकिन हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक जो है वो किसी हुकूमत ने अभी तक नहीं दिया। तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी अपोजिशन है वो इसके खिलाफ है। इसकी वजह समझ नहीं आती। मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहले यसब भाई आपसे, क्योंकि आप ओवरसीज में हैं, तो आपसे ही पूछना चाहूँगा कि क्या वजह है कि अपोजिशन जो है वो हमें वोट का हक देने से गुरेज कर रही है? देखें, मेरा ख्याल शायद उस तरह से गुरेज नहीं कर रही जिस तरह से आमतौर पर समझाता है। पहली बात तो ये समझने की है कि ये कौन से पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनको पाकिस्तान में वोट डालने का हक मिलेगा। मेरा जाती ख्याल ये कि ज्यादातर मिडिल ईस्ट के पाकिस्तानी होंगे, वो लोग जिनके पास दोहरी शहरियत नहीं है, वो लोग होंगे जो वोट करेंगे। हम लोग जो यहाँ पे मतलब कई दहाइयों से रह रहे हैं, जाहिर है हमें उस तरह से वोट देने का मेरा ख्याल है कि हक नहीं होगा, क्योंकि हमारी दोहरी शहरियत शायद उसमें आड़े आए और उसमें कोई मुश्किल पेश आ जाए। वरना देखें, एक खतरा जो दूसरी सियासी जमातों को, पीपल्स पार्टी और नून लीग और दूसरी जमातों को, वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज में पीटीआई की गवर्नमेंट और इमरान खान हमेशा से बहुत मशहूर, मकबूल और बहुत ज्यादा पसंद किए जाते रहे। और जाहिर है कि 90 लाख 80-90 लाख लोग पाकिस्तानी जो हैं जिनके वोट भी जाहिर है कि 60-70 लाख तो बने जाएंगे ना। तो इस वजह से ये खतरा होता है कि जहां भी जो अपने हलके में वो वोट डालेंगे तो उनके हलके में ये जो जहां पे मार्जिन कम होता है वहां ये असरअंदाज हो सकते हैं, और पीटीआई वो मार्जिन को कवर करके ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का भी शायद यही एक ख्याल है
कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा तौर पे इनकैश किया जाए। हक भी है जो पाकिस्तानी जिनकी दोहरी शरीयत नहीं है और जो मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं। आज देख रही कल परसों बयान दिया है उसने अपने वजीर खजाना ने कि मतलब अगर ओवरसीज पाकिस्तानी के फंड्स ना आ रहे होते तो पाकिस्तान कब का दिवालिया हो गया होता। तो ये एक फेवर तो उन्हें वापस देनी चाहिए और मेरे ख्याल सारी जमातों को इस पर मिलजुल के बैठ के तय करना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली जो बुध को जो इन्होंने ज्वाइंट सेशन में बुलवाया है, इसमें ये मामला मेरे ख्याल है कि तय हो जाएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी को जो वोट का हक है उसका तरीकेकार जो है वो बाद में इलेक्शन कमीशन भी तय कर सकता है, लेकिन कम से कम उसूली तौर पे एक बात तय हो जाएगी कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक मिल जाएगा। जैसे भाई एक बात मेरे जहन में और भी आती है, वो ये कि हमारा अपना भी तो बहुत कसूर है ना कि ये सियासतदान जो हैं, ये जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखते हो, यहाँ जब आते हैं उनको हम जनाब हाथों में उठाते हैं, दावतें और खाने पीने और तोहफे तहाइफ जो हैं वो देते हैं, लेकिन हम जब पाकिस्तान जाते हैं तो हमारी तरफ वो आंख उठाकर भी नहीं देखते। तो क्या हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमें कुछ अपने आप में बदलाव लाना चाहिए? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना कि वहाँ उनकी वो देखभाल नहीं करते, वो करते हैं। यहाँ इंग्लैंड में लंदन से बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे कि जिनके वहाँ ताल्लुकात हैं सियासी जमातों से और वो मिलजुल के उनसे मतलब कोई फ़वाइद हासिल करते हैं, कोई बाज़ ओहदे भी हासिल करते हैं। और अगर तो जेन्युइनली मतलब कोई काबिल लोग हैं तो उनको मिलना भी चाहिए, उसमें कोई हक नहीं है। लेकिन बुनियादी गलती हम लोग ये करते हैं कि हर आते हुए के आगे दस्तरखान बिछा जाते हैं और उसकी खिदमत करते हैं, उसकी ड्राइवरी करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, सैर कराते हैं, शॉपिंग कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। लेकिन उसके बाद जाहिर है अगर 70-80 लाख पाकिस्तानी बाहर है तो गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो 70-80 लाख पाकिस्तानी को वहां जाएंगे तो उनको इंटरटेन तो नहीं करेंगे। इसके लिए तो बेहतर शक्ल ये होगी कि कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि जब ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान वापस आए तो उन्हें किसी किस्म की सहूलत मिले, कोई उन्हें एयरपोर्ट की कोई मुश्किल ना हो, कोई कस्टम में कोई मुश्किल ना हो, कोई दूसरे उनकी जायदाद पे वहां कब्जे ना हो, उनके बैंक अकाउंट वहां पे कोई फ्रीज ना हो जाए या गलती ना हो जाए। ये सहूलतें बुनियादी तौर पर चाहिए। बाकी ये जो खाबे शाबे हैं ये तो जाहिर है चलते हैं और ये चलते रहेंगे। सही है। लेकिन जी असद भाई आपकी तरफ ही आता हूँ, आप क्या कहेंगे कि ये जो अपोजिशन है क्यों गुरेज कर रही है? ज्यादातर अपोजिशन जो है वही कर रही है। देखो, मैं जैसे पहला तो सवाल ये मियां साहब के सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, राना शमीम साहब बल्कि बावसूख वज़ाया ने कहा है कि उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, वो लंदन में क्या कर रहे थे। और फिर दूसरी बात यह कि ये प्री प्लान मनसूबा है, आपको इतने सालों में याद ही नहीं आया कि हमने इस तरह का बयान भी देना है। और दूसरी बात यह है कि सियासी जमातें हमारी यहाँ सबका एक मफाद होता है, क्योंकि इनका आपको पता है कि सब जगह कहीं ना कहीं वोट बैंक होता है और उसी वोट बैंक को बचाना होता है। कुछ इलेक्टेबल है और ये जो पार्लियामेंट्री निजाम है, हर इलाके के अंदर हम नस्ल दर नस्ल देख रहे हैं। जिस भी हल्के में देखा है, पहले बाप है फिर उसका बेटा है, और इसी तरह ही वही, और मुखालफ में भी वही दो ग्रुप हो गए, वो कभी किसी पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में, वो इसी तरह सर्कुलेट कर रहे होते हैं और इसी तरह उनका सिस्टम उनको सूट करता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ रही थी, उसके ऊपर इन्होंने इख्तलाफात किए क्योंकि सबके कांचे थे। कोई भी मुल्क की और अवाम की और पाकिस्तान की भलाई की बात नहीं कर रहा। पीडीएम की आप देख लें, जितने भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जितने भी उनके इख्तलाफात हैं, वो मुल्क और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ है। वो ये नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान की भलाई के लिए कोई अच्छी चीज हो रही है तो उसके लिए हुकूमत को सपोर्ट भी कर लें। अब आ गया थी बात जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, इसमें ढकी छुकी बात नहीं है कि मियां साहब भी जब लंदन में जाते थे या कहीं अमेरिका दूसरे मुल्क में जाते थे तो इनका भी वर्कर और फॉलोअर्स इनके भी काफी तादाद में वहां मौजूद होते हैं। आप उनको भी राइट देते हैं, आप उम्मीद तो रखें कम अज कम कि आपका भी वोट तो पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि सारे पीडीए को वोट पड़ जाएंगे, तो कम अज कम एक अच्छी शुरुआत कर लेनी चाहिए। अब मैंने देखा है कि सऊदीया के अंदर या बकिया मालिक के अंदर इमरान खान ने जितने हमारे सफारत खाने थे उनको थोड़ा सा एक तो पुश किया, उनकी क्लासेस भी ली है, उनको ऑनलाइन भी किया है। इससे पहले मुझे बताएं किस गवर्नमेंट ने इनको हमारे जो सफारत खाने थे उनको कभी लाइन पे लिया और उनसे कभी पूछा हो? वो सियाह सफेद के मालिक होते थे, वहां पाकिस्तानी रोल रहे होते थे, वो किसी को कुछ नहीं होता था। ये तो पाकिस्तान के सफीर होते हैं वहां पर, लेकिन वो पाकिस्तानी वहां पर हुक्मरानी कर रहे होते थे बेचारे। उनसे एक छोटे छोटे काम के लिए उनसे पैसे ये कमाते थे और उनसे उनको जलील करते थे। तो भाई एक छोटा सा मुल्क भी होता है, उसका सफारत खाना उसको सपोर्ट करता है। तो कम अज कम ये चीजें हुई हैं कि अवाम ने अब ये नोटिस किया है कि सफारत खाने में इनको सपोर्ट मिली है
और जब वोट की बात आएगी तो वहां फिर वोट देखेगी अवाम, तो ये भी देखती है ना कि हमारे हक के लिए बात किसने की है। चले किसी ने किया या नहीं किया, अमद दरामद हुआ या नहीं हुआ, कानून साजी हुई या नहीं हुई, लेकिन वो ये समझ चुके हैं कि हमारे हक के लिए, हमारे राइट के लिए बात इमरान खान ने की है, तो इमरान खान को इनका सपोर्ट मिलेगा। दूसरी ये है कि ये वोट जो है ओवरसीज पाकिस्तान का, वो वोट इलेक्शन की जीत में एक अहम किरदार अदा करेगा। इसलिए सारी पीडीएम को तकलीफ है कि किसी तरीके से इमरान खान को इधर से भी रोका जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भी रोका जाए, नहीं तो अगली गवर्नमेंट इसकी बन जाएगी। अच्छा चले ठीक है जी। इफ्तिखार भाई आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, पहली तो बात ये है कि ये आम तासुर है कि इमरान खान का जो क्लाउट है वो ओवरसीज पाकिस्तानी में ज्यादा है। अब ये बात तमन्ना साहब जिस तरह कह रहे हैं कि ये तय करना है कि जी जो वोटिंग का हक है वो ड्यूल नेशनैलिटी को भी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या सिर्फ जो जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके पास कामे है, जिसमें शायद हमारे एहसन साहब भी शामिल हैं और जो ख्वाजा साहब भी शामिल हैं, कि उनको भी उधर से भी मिलना चाहिए। तो ये जो काई साहब कह रहे हैं, असद काई साहब, के जरूरी नहीं है कि सारे वोट इमरान खान के हों, लेकिन इस पे मियां साहब को भी काम करना चाहिए और इस पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस पे कंसेंसस लेना चाहिए। और उनका हक है, जो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर रोशन पाकिस्तान जो अकाउंट खुला है उसमें पाकिस्तान को काफी रिलीफ मिला है, और पाकिस्तान के जो लोग हैं इन्होंने दिवालिया होने से वाकई बचाया है, तो इनको बिल्कुल वोटिंग का हक मिलना चाहिए। तो इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का अपना जाती फायदा मौजूद है, ठीक है ना। अगर इमरान खान की कारकर्दगी जो है वो गलत है, वो उनको भी इतनी समझ लगती है। आप लंदन में बैठे हुए, आपको पता है कि इमरान खान की कारकर्दगी क्या है, मरियम की क्या है, शहबाज की क्या है, बिलावल की क्या है, सब लोग हमसे ज्यादा बाखबर है, आप लोग जो बाहर बैठे हुए हैं। इसलिए ये लेकिन बात वो वही आ जाती है कि इवन पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होंगे, नून लीग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इवन ये जो आप देखें ना मशीन का, जो वोटिंग मशीन की बात होती है, तो ये आप परवेज इलाही और ग्रुप जो है और ये एमकेएम ग्रुप जो है ये ब्लैकमेलिंग पे उतर आया था, ठीक है। अब उसके साथ आप पहले तो इमरान खान को कैंसिल करना पड़ा मुश्तरका जो इजलास जो था, अब ये बुध को कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना चाहिए, नेगोशिएशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, और ये इस पे मुकम्मल इत्तेफाक होना चाहिए कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होना चाहिए। विदाउट इलेक्शन रिफॉर्म्स मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आप उसमें अगर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो ये इससे भी बदतर होता जाएगा, और जो डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस है डाउन टू द लेवल ऑफ ग्रास रूट वो नहीं हो सकता। तो लिहाजा इमरान खान नहीं, ये शहबाज को भी सोचना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि अभी पानीपत की लड़ाई होनी है लाहौर में, मरियम नवाज अब खामोश है, शहबाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, और इसी तरह ये डिसाइड होना है कि जी मरियम ये इसके पॉलिटिकल पार्टी जो है नून जो है उसके कितने फैक्शंस अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। दो तो नजर आ रहे हैं, और ऐन मुमकिन है कि इमरान खान का जिस तरह पॉलिटिकल क्लाउड डाउन हुआ है उसमें भी कोई नजर आने शुरू हो जाएंगे आपको, जो 5-6 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अचकने सलवाई हुई हैं। वो अलग बात है कि उनकी मुराद पूरी होती है या नहीं होती, लेकिन अगर मियां साहब यहाँ पे तशरीफ लाते हैं जिस तरह हमारे मियां साहब ये फरमा रहे हैं, तो वो जरूर आएंगे, को वो क्या कहते हैं, उनको फूलों के हार भी पहनाएंगे, लेकिन पहले वो जेल जाएंगे। उस जेल के बाद फिर वो केस करेंगे कि मुझे नाअहल जो किया गया उसको खत्म किया जाए। नाअहली वहां बैठकर दूर नहीं हो सकती। जी कैसा? सही बात है जी। मियां साहब, पहला सवाल तो यही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, आपकी हुकूमत जो है वो 3 बार रही है और माशाल्लाह मेजॉरिटी में भी रही है, तो आप क्या समझते हैं कि क्यों नहीं ये चेंज आ सका? ये जी बहुत शुक्रिया। ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ना, ये 17 अगस्त 2018 में आया था। उन्होंने ये एक बात मैं क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान का आइन ओवरसीज पाकिस्तानियों को इजाज़त देता है, उनको वोट का राइट देता है, और ये हमारी हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, ये इन ओवरसीज पाकिस्तानियों का राइट है। और इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि पायलट प्रोजेक्ट बना के दें हमें कोई, ये किसी ना किसी शक्ल में जो है ना, इस पे प्रेजेंटेशंस भी हो चुकी हैं
और ये आर्टिकल इस एक्सरसाइज अब इसकी जो है ना, अब 18, 19, 20 और 21 आ गया। हुकूमत वक्त ने इस पे इतना टाइम बर्बाद किया है, इतना टाइम बर्बाद किया है कि अभी तक उनसे कोई कंसेंसस नहीं वो कर सके। ऐसा ही होता है, अपोजिशन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, इनकी इत्तेहादी पार्टियां भी इनके साथ नहीं है इस मामले में, लेकिन ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती है। इनको वोट का राइट मिलना चाहिए, और ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया में 115 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें ओवरसीज जो है ना वो वोटिंग के राइट्स हैं। और आप हमारे यहाँ पता नहीं कि ये इसको जितना डिले करेंगे ये गैर मुनासिब होगा। अब आ गई मुस्लिम लीग की बात। मुझे थोड़ी सी मालूमात दे दें आप कि क्या ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम है हमारे मुल्क का? देखिए जी, इस पे आजकल जो किराए हैं माशाल्लाह वो 800, 900, 1000 से ऊपर है, तो कोई 1000, 1200 पाउंड खर्च करके तो नहीं जाएगा वोट देने। ये जिस ऑनलाइन देखें, ये बात ऑनलाइन सिस्टम को, ये जहां जहां दुनिया में ऑनलाइन सिस्टम है, आप मुझे बताएं कि उसकी को 100% गारंटी आई है? एक और बात यहाँ पे, और जहां कहीं को थोड़ा बहुत ये इसकी कामयाबी हुई भी है, वहां पे आरटीएस सिस्टम नहीं बैठ जाता। और दूसरी बात, ना सिर्फ कि ये आपको मिल बैठ के, ये हुकूमत वक्त का काम है कि अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात ऑन बोर्ड लेके उनको किसी ना किसी तरीके से मनाए। ऐसे नहीं है कि आप अपनी मर्जी से घर से सोए उठे और जो मर्जी आके कहें, ऐसे नहीं होता। असेंबलियों में इसी तरह काम चलते हैं, कुछ गिव एंड टेक से बात बनती है। और रह गई और इसमें क्या नुकसान किस बात का? देखिए, बताया गिव एंड टेक तो बहुत होती है। अब आप एनआरओ की तरफ ना चले जाइए, वो इमरान खान को जरूरत होगी एनआरओ की। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग तो, हम लोगों का तो टाइम, हमने तो जैसा भी टाइम था हमने गुजार लिया है। अब तो आप जरा इनकी तैयारी करें, ये आटे की और चीनी के जो मामलात हैं, और ये जो आगे इलेक्ट्रिसिटी और या IMF का जो इश्यूज है ना, और ये अब जो फ्यूचर है ना, वो इनकी बारी है। इन्होंने 3 साल के इक़्तिदार के मजे ले लिए। अच्छा, अभी आपने कहा जी एनआर की जरूरत जो है वो इमरान खान को होगी, इसका मतलब है जरदारी साहब ले चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भी ले चुके हैं, अब बारी है इमरान खान की। ये आपका तो इसका मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान ने इनको एनआरओ दे दिया, तो वो अपने स्टांस से पीछे हट गया? फिर प्रीवियसली वो ले तो गए थे ना, मुशर्रफ से भी लेकर गए थे ना, एनआरओ किया था ना उन्होंने। अच्छा, तो इसका मतलब ये है, चले ठीक है, बात ये है, मैं अपना मौकफ दे रहा हूं उसमें, ये है कि ठीक है। अब बात ये है कि ये जो एनआरओ नैब के जरिए ढूंढ रहे हैं ना, वो भी नहीं इनको मिलना, ये भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाना है। चले ठीक है। गुजारिश ये है, अब जो है ना ये मामला स्लिप हो रहा है, बात ओवरसीज पाकिस्तानियों की है, जहां पे इनको बिल्कुल राइट मिलना चाहिए। और आयन का आर्टिकल 184 सुप्रीम कोर्ट ने उसी के तहत जो है ना उसने कहा अब पायलट प्रोजेक्ट कौन सा, मुस्लिम लीग नून ने आके देना है। अब बात आ गई मैकेनिज्म की, उसके लिए कुछ सीटें फिक्स की जा सकती हैं। मुस्लिम लीग ने तो कहा है, मुस्लिम लीग ने कहा है कि सेनेट में 2 सीटें इनको सेनेट की दे दें और 3 सीटें को, 5 सीटें कौमी असेंबली की दे दें, क्योंकि ये स्कैटर्ड वोट है। और ओवरसीज अब 10 मिलियन से ज्यादा ओवरसीज जो है ना पाकिस्तानी जो है वो दुनिया में किसी ना किसी शक्ल में अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अब ये बात तय होना भी जरूरी है कि आया इनको लोकल गवर्नमेंट में वोट्स का राइट होना चाहिए या सूबाई या नेशनल, क्योंकि ये वहां पे कम से कम नेशनल। जी जैसे देखे ना, जैसे यसफ भाई ने बात की थी कि इनको ड्यूल नेशनल, वो लोकल गवर्नमेंट पे इस पे डिबेट हो सकती है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में जो वहां पे नहीं रह रहे, जो उन सर्विसेज को नहीं इंजॉय कर रहे, जो वहां पे टैक्स नहीं दे रहे, उन पे ये सारी बातें डिस्कशन से आएंगी ना। अब बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मियां साहब डिस्कशन तभी होगा ना जब मिलके बैठेंगे। ये दाएं बाएं भागने की कोशिश, कोई भी आदमी दाएं बाएं भागने की कोशिश करेगा, मिलके नहीं बैठेगा, तो किसी भी मसले पे जब बात ही नहीं होगी तो उसका हल कैसे निकलेगा? पता क्या है, ये जो असेंबलियों के 18 दफा कॉल की है पार्टी, 18 दफा, जब आप किसी नहीं, ये नहीं है कि ओपोजिशन नहीं बैठ रही, ये मामला उलट है। ये हुकूमत किसी को कहती मैं इन चोरों से बात नहीं करूंगी। चले, अच्छा आपकी बात है, यहाँ पे मामला उलट है। चले लास्ट फ्यू वर्ड्स फ्रॉम असद काजी साहब, फिर प्रोग्राम को बंद करते हैं। आखिरी मैं काजी साहब कहना चाह रहा हूँ, यकीन माने इस सिस्टम में चूंकि इमरान खान इस वक्त फिट हो चुका है,
अगर आप इसी सिस्टम के तहत इंतखाबात कराते हैं तो फिर आप उसको अगला वज़ीर बनते हुए नहीं रोक सकते, क्योंकि हर चीज को समझ आ गई है। और फिर दादरी का इल्जाम तो आपने उसको पहले भी लगाया, इलेक्टिव से पहले भी कहा, तो फिर मैं आपको दावे से कह सकता, ये मेरा रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, इस सिस्टम में उसको सपोर्ट मिलेगी। चले ठीक है। असद काई साहब फ्रॉम लाहौर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार चौधरी साहब फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू वेरी मच। और लंदन से यसुफ भाई, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मियां साहब, आपका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि जो दूसरे वर्कर हैं पीटीआई के और पीपल पार्टी के, वो भी कभी कभी आ जाया करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, थैंक यू वेरी मच जी। यही था आज का प्रोग्राम और उम्मीद करता हूँ आपने गुफ्तगू सुनी सबकी, सब पार्टिसिपेंट्स की। और यू हैव द राइट टू मेक योर माइंड अप कि किसको वोट देनी है, कैसे देनी है, और क्या ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं उनको ऑनलाइन वोटिंग जो है सिस्टम वो मिलना चाहिए। और हुकूमत को भी चाहिए कि अपोजिशन के साथ बैठकर कुछ ना कुछ लाएअमल जो है वो बना लें इस बारे में। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।